हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। एक बार फिर से अपन बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। हमने अभी तक बायोकेमिस्ट्री के अंदर एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा है, एमिनो एसिड की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड के बारे में बात कर ली है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उन सब के बारे में हमने एमिनो एसिड्स के बारे में बात की है। हम आज बात करने वाले हैं कि एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, और एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से इंपॉर्टेंट बात है क्या बनती है, प्रोटीन। और जब प्रोटीन बनेगी तो दो एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को नाम क्या देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आज हम क्या बात करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, हम क्या बात करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है। जब एमिनो एसिड ज्वाइंट होंगे तो उसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। और पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। भाई पेप्टाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जहां पर अपन बात करेंगे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी खूब ज्यादा होती है। देखिए, बॉन्ड एनर्जी इसकी खूब ज्यादा होती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को जनरली नाम देते हैं ओमेगा। पेप्टाइड बॉन्ड को क्या नाम देंगे, ओमेगा बॉन्ड नाम दिया जाता है। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं पेप्टाइड बॉन्ड का कि दो एमिनो एसिड से एक्चुअल में ये कैसे जुड़ेगा। तो हम पहले यहां पर दो एमिनो एसिड की बात कर लेते हैं कि हमने दो एमिनो एसिड बनाए। सिंपल से एमिनो एसिड हमने बना लिए कि ये हमारे एमिनो एसिड हैं। जैसे कि मान लो ये CH3 बन गया। आप पहचान पा रहे होंगे ये अपना जो एमिनो एसिड है ये एलानिन एमिनो एसिड है। और ये एमिनो एसिड फिर से अपन बात कर लेंगे आपका सेरीन। आर्सेन में कौन हो गया, सेरीन एमिनो एसिड। ये दो एमिनो एसिड हैं। ये दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो जो जुड़ने पर बनने वाला बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अपन इसको जोड़ के देखते हैं कि ये किस प्रकार से जुड़ता है। तो ये एमिनो एसिड इसका एमिनो ग्रुप है और ये इसका अल्फा कार्बन है, ये आपकी आर चेन है। और यहां जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है, जहां पर अपन कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इस प्रकार से ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आगे वाले एमिनो एसिड का हमारे पास में कौन सा ग्रुप है, एमिनो ग्रुप। फिर आगे अपना सेम बात हो गई किसके बारे में, एमिनो एसिड की। आगे वाला एमिनो एसिड सेम एज इट इज आ जाएगा। ये इसका अल्फा कार्बन है और ये इसकी आर चेन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। कि ये एक बॉन्ड बना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है और इसे ही नाम देते हैं क्या, ओमेगा बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या नाम देंगे, ओमेगा बॉन्ड नाम देते हैं। तो ये देख पा रहे हो कि यहां से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। यानी कि यहां से क्या एलिमिनेट हो रहा है, H2O। यानी दो हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन बच जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, H2O। इसीलिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको क्या नाम दे सकते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है जिसके फलस्वरूप पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दो एमिनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े। तो इस प्रकार से देखिए, हम आगे और भी बात कर सकते हैं। और बात करने से मेरा क्या मतलब हुआ कि यहां पर और एमिनो एसिड भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एमिनो एसिड और जोड़ के दिखा देता हूं। ये दो एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड बन गया, तो एक एमिनो एसिड को अपन और जोड़ देते हैं। ये फिर से एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये फिर से क्या बन गया है, दूसरा एमिनो एसिड इससे जुड़ गया। ये आर चेन पर अपन अब की बार कोई और एमिनो एसिड जोड़ देते हैं। आप जानते हो ये कौन सा एमिनो एसिड है, सल्फर ग्रुप वाला। सल्फर ग्रुप वाला कौन सा एमिनो एसिड था, सिस्टीन। तो यहां ये लो,
इस प्रकार से ये एक पेप्टाइड बॉन्ड और बन गया। इस प्रकार से देखो क्या चलता रहता है कि कंटिन्यूअसली पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहते हैं, नए नए एमिनो एसिड जुड़ते रहते हैं। और एक पेप्टाइड की संरचना में कितने भी एमिनो एसिड हो सकते हैं, जैसे कि मान लो सिंपल से सिंपल अपन बोल सकते हैं कि 2 एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ एक पेप्टाइड है, उसको अपन नाम दे देते हैं डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड है, 2 एमिनो एसिड से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, उसको क्या नाम दे दिया, डाईपेप्टाइड नाम दे दिया। उसके बाद में कितने भी एमिनो एसिड जुड़ सकते हैं, 3, 4, 5 यानी 1000 एमिनो एसिड तक भी एक आपको पेप्टाइड देखने को मिल सकता है। और ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अपन बोलते हैं कि एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब प्रोटीन की मोनोमर यूनिट जो होती है वो एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या होगी, एमिनो एसिड। हालांकि ये एक पेप्टाइड बना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये क्या बना है, पेप्टाइड बना है, ये अभी प्रोटीन नहीं बना। क्यों नहीं बना, इसको प्रोटीन बनने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो पेप्टाइड से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो सिंपल एमिनो एसिड की चेन है, सिंपल एमिनो एसिड की, इस प्रकार से एमिनो एसिड से एमिनो एसिड जुड़ता जा रहा है। ये एक स्ट्रेट चेन है जिसके बीच में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड है। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये एक सीधी पेप्टाइड की स्ट्रक्चर है और इसको अपन क्या नाम देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर बनी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी है। अब देखिए पेप्टाइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने की वजह से आप देखोगे कि ये डबल बॉन्ड नहीं बनता लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। यहां पर कैसा बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि ये जो एटम है वो रोटेट नहीं कर पाएंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे, रोटेशन नहीं कर पाएंगे। रोटेशन क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। इसलिए यहां इस पेप्टाइड बॉन्ड में या ओमेगा बॉन्ड के अंदर रोटेशन अलाउ नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, जो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करोगे तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ट्रांस। जनरली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ट्रांस बॉन्ड होता है। ट्रांस बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये ऊपर की तरफ है तो दूसरा वाला नीचे की तरफ, या फिर ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो किसा है, ट्रांस बॉन्ड होता है। लेकिन इसका आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, हमने पढ़ा था प्रोलीन। एक प्रोलीन एमिनो एसिड है, ये प्रोलीन एमिनो एसिड ट्रांस बॉन्ड के साथ साथ सिस बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कि प्रोलीन जो है वो ट्रांस बॉन्ड बनाता है, ट्रांस बॉन्ड के साथ साथ सिस बॉन्ड भी बना सकता है। बाकी जो सारे के सारे एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांस बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ट्रांस और सिस में फर्क ये होता है कि मान लो अगर ट्रांस बॉन्ड बन गया तो उस स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करो, हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बन रहे थे शुगर्स के बीच में, जो ट्रांस बॉन्ड बन रहे थे वो रिजिड स्ट्रक्चर दे रहे थे। यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो कठोरता का काम कर रही थी, जैसे काइटिन कर रही थी, पैक्टिन कर रही थी, सेलुलोज कर रहा था, इन सभी के अंदर आपने ट्रांस बॉन्ड पढ़ा, इसीलिए उनकी सीट लाइक स्ट्रक्चर थी, सीधी स्ट्रक्चर होती है। और जब सिस बॉन्ड की बात करोगे तो सिस बॉन्ड में क्या आता है, घुमाव आ जाता है, किंक आ जाता है। कोई सिस बॉन्ड बन जाएगा तो सिस बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगा, किंक आ जाता है, मतलब वो स्ट्रक्चर मुड़ जाती है। इसीलिए ग्लाइकोजन के अंदर सिस बॉन्ड पड़ा, वो गोलाकार स्ट्रक्चर है। स्टार्च के अंदर आपने सिस बॉन्ड पड़ा, वो गोलाकार स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से जब ट्रांस बॉन्ड बनता है तो हमने पहले भी बात की थी, वो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन जाती है। और जहां का अगर मान लो सिस बॉन्ड बन जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, किंक आ जाएगा। इसीलिए एक पेप्टाइड के अंदर प्रोलीन एमिनो एसिड को कम फेवर किया जाता है, या अपन बोल सकते हैं कि फेवर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर प्रोलीन कहीं बीच में आ गया तो प्रोलीन क्या कर देगा, किंक प्रोड्यूस कर देगा। एक पेप्टाइड के अंदर क्या कर देगा, किंक बना देगा। और किंक बनाने की वजह से वो पेप्टाइड घूम जाएगा, और घूम जाएगा तो उससे आगे प्रोटीन बनने में प्रॉब्लम आएगी, या फिर वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी। इसीलिए जनरल वे में अगर अपन बात करें तो एक पेप्टाइड की स्ट्रक्चर के अंदर बीच में प्रोलीन को फेवर नहीं किया जाता। बाकी जो 19 एमिनो एसिड हैं वो आराम से फेवर किए जा सकते हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि एक पेप्टाइड स्टेबल कब होता है, यानी एक स्टेबल पेप्टाइड कब बनेगा। यानी कि जनरली एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपन ये बात करें कि मान लो कि एक पेप्टाइड जो है वो स्टेबल कब बनेगा, तो स्टेबल सबसे बढ़िया पेप्टाइड तो तब बनेगा जब जैसे कि मान लो एक एस्पार्टिक एसिड आ गया
और एस्पार्टिक एसिड आ गया तो इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसी के साथ में दूसरा एमिनो एसिड कौन सा आ गया, आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव आराम से दोनों साथ साथ पड़े रहेंगे, दोनों में रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। यानी कि मान लो यहां पर कौन सा एमिनो एसिड आ गया, एस्पार्टिक एसिड, आगे वाला एमिनो एसिड कौन सा आ गया, आर्जिनिन। यानी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा पेप्टाइड ज्यादा फेवर किया जाता है। जैसे कि मान लो मैं ये बोल दूं कि एक जगह एस्पार्टिक एसिड आ गया और दूसरी जगह ग्लूटामिक एसिड आ गया, यानी कि एस्पार्टिक एसिड पर भी नेगेटिव चार्ज और ग्लूटामिक एसिड पर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब दोनों साथ साथ प्रेजेंट हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से ऐसा पेप्टाइड जो है वो कंपेरेटिवली कम स्टेबल होगा। इसी के साथ अपन ये बोल देते हैं कि मान लो ऐसा हो सकता है कि नॉन पोलर एमिनो एसिड आ गया और नॉन पोलर के बाद में पोलर एमिनो एसिड आ गया, जैसे नॉन पोलर था उसके बाद में पोलर आ गया, तो ऐसी भी कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एमिनो एसिड आ रहे हैं सेम प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, तो वो पेप्टाइड थोड़ा कंपेरेटिवली कम स्टेबल होगा। और अलग अलग प्रकार के चार्जेस आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज एमिनो एसिड के बीच में आ रही हैं, तो वो जो पेप्टाइड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसलिए ये एक पेप्टाइड के बारे में एक सिंपल सी बात थी। और अपन जैसे कि अपन बोलते हैं डीएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, आरएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, इस प्रकार से एक पेप्टाइड की भी डायरेक्शन होती है। और पेप्टाइड की डायरेक्शन को अपन बोलते हैं एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। एन टर्मिनस टू क्या होती है, सी टर्मिनस। ऐसा नाम क्यों दिया, देखिए जब एक पेप्टाइड की शुरुआत होगी तो यहां एमिनो ग्रुप फ्री होगा, यानी एन टर्मिनस ये हो गया। क्यों, क्योंकि ये एमिनो ग्रुप फ्री है। एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, यानी कि इसका लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये पेप्टाइड की डायरेक्शन जो होती है वो एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस होती है। तो आप इसमें कितने भी एमिनो एसिड जोड़ते जाओगे एक पेप्टाइड में, आप एक चीज देखोगे कि जो पेप्टाइड का सबसे लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री है। कितने भी एमिनो एसिड जोड़ते जाओ, चाहे 1000 एमिनो एसिड जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। और उस पेप्टाइड का शुरुआती एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप हमेशा फ्री रहेगा। तो इसका मतलब ये एक पेप्टाइड के दोनों किनारे हो गए, और दोनों किनारे हो गए इसीलिए पेप्टाइड की डायरेक्शन को अपन क्या नाम देते हैं, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। इसके अलावा हमने कहते हैं कि जो पेप्टाइड होता है जिसमें जितने एमिनो एसिड होते हैं उसके बेसिस पर उसका नाम दिया जा सकता है। जैसे कि मान लो सबसे से सिंपल पेप्टाइड होता है जो 2 एमिनो एसिड से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको अपन बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड नाम क्यों दिया, क्योंकि 2 एमिनो एसिड हैं। इसके अलावा अपन बोलते हैं कि 3 एमिनो एसिड हो गए तो ये बोल गया ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, यानी कि जितने एमिनो एसिड हैं उसके बेसिस पर उस पेप्टाइड का नाम दे दिया जाएगा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट पेप्टाइड की जब बात करोगे, वो सबसे सिंपलेस्ट पेप्टाइड आपका है, आपने नाम भी सुना होगा, एस्पार्टेम। सबसे सिंपलेस्ट पेप्टाइड कौन सा है, एस्पार्टेम। इसमें 2 एमिनो एसिड होते हैं, 2 एमिनो, एक तो होता है एस्पार्टिक एसिड और एक होता है फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन 2 एमिनो एसिड होते हैं, इसलिए ये कौन सा होता है, डाइपेप्टाइड। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। स्वीटनर का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि मान लो इसको अपन बोलते हैं शुगर फ्री शुगर। शुगर फ्री शुगर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी को डायबिटीज है, अब वो ग्लूकोज नहीं ले सकता, शुगर नहीं ले सकता, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसको खाना खाने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि मिठास नहीं आ रहा, तो उसको शुगर के साथ या शुगर के तौर पर क्या दिया जाता है, मिठाई के रूप में एस्पार्टेम दे दिया, सैकरीन होता है। इनको अपन शुगर फ्री शुगर, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को दिक्कत भी नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका मतलब इसका लोड भी नहीं रहेगा और उस खाने वाले को स्वाद भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नेचुरल स्वीटनर नहीं होकर के आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, जो
बात करोगे एस्पार्टेम की, वो नेचुरल स्वीटनर से ज़्यादा मीठा होता है, यानी कि अपन नेचुरली जो चीज़ें खाते हैं, मिठाई खाते हैं, उनसे भी ज़्यादा मीठा होता है, इसीलिए ये खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये डायबिटिक पेशेंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, डायबिटिक पेशेंट को कोई दिक्कत भी नहीं करता, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होकर के पेप्टाइड है। इसका मतलब डायबिटिक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। जो नेचुरली शुगर स्वीटेस्ट सब्सटेंस की बात करते हैं नेचुरली, वो होता है फ्रक्टोज, यानी सबसे मीठा पदार्थ जो होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज। इसीलिए फ्रक्टोज की मात्रा शहद में सबसे ज़्यादा होती है, हनी में। इसीलिए हनी जो है वो नेचुरल स्वीटनर है, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, नेचुरल स्वीटेस्ट सब्सटेंस है। बाकी जो आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट सब्सटेंस है वो बहुत सारे बन चुके हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है जो आर्टिफिशियली बनाते हैं, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, शुगर फ्री शुगर। तो इस प्रकार से ये एक सिंपलेस्ट पेप्टाइड की बात थी, जो 2 पेप्टाइड से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो रिकॉग्नाइजेशन में है। इसके अलावा आपका 3 एमिनो एसिड से बनी हुई स्ट्रक्चर भी एक है, ग्लूटाथियोन, एक एंजाइम है। ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है, ग्लूटाथियोन। ये नेचुरली 3 एमिनो एसिड से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से अपन बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर पढ़ सकते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम यहां पर आज जानना चाह रहे थे। और देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन की यही होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हार्ड, कोई समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि जो एमिनो एसिड की सीधी सीक्वेंस है, यानी कि एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक स्ट्रेट चेन सीधी चलती जा रही है, वो स्ट्रेट चेन को ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। इसका मतलब प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई सा भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आर चेन का कोई रोल नहीं होता, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसा भी बन रहा है उसमें आर चेन का रोल नहीं होता। इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बात करोगे तो उसमें आर चेन का कोई रोल नहीं होता। तो ये थी हमारी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, रिजिड बॉन्ड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि रोटेशन अलाउ नहीं होता पार्शियल डबल बॉन्ड की जगह। नेचुरली ये ट्रांस बॉन्ड होता है, ट्रांस ओरिएंटेशन के अंदर बनता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर ये इनएक्टिव है। इसके अलावा ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि प्रोटीन का जो प्राइमरी बॉन्ड होता है, यानी एक प्रोटीन है उसके अंदर सबसे पहले बनने वाला बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको ओमेगा बॉन्ड के नाम से भी अपन जानते हैं। तो आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोटीन को आगे बढ़ाते हुए प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर अपने को ये बातें समझ में आएंगी कि रामाचंद्रन प्लॉट है उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कैसे कोशिश की। और सबसे मजेदार बात क्या है, यहां पर आप ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड्स की बात करोगे कि एमिनो एसिड कितना रोटेशन दे रहा है, कितना रोटेट कर पा रहा है, उनके बारे में कितनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती हैं, रामाचंद्रन प्लॉट ने कैसे एक्सप्लेन किया। इसीलिए जब बात करो कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही कौन आ जाता है, रामाचंद्रन प्लॉट। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन और उसके साथ रामाचंद्रन प्लॉट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।